वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं हूं नवनीत और आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिना कंक्रीट के किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। चाहे आप अपना रेसिडेंशियल घर बना रहे हो या फिर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो या कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको कंक्रीट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए बिना इसके सिविल इंजीनियरिंग जो है वो अधूरा है। किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन जो है बिना कंक्रीट के पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते सबसे पहले कंक्रीट क्या होता है ना। तो कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट बच्चों एक बेसिकली एक अलग अलग मटेरियल का एक मिक्सर है, जिसमें कि हम लोग सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सर, इन सभी चीज़ को मिला करके हमारा जो कंक्रीट है वो तैयार किया जाता है। इन सभी मटेरियल्स को हम जब अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं तब हमारा कंक्रीट तैयार होता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो ये जो हमारा आज का क्लास है ये एक सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 में हम लोग सबसे पहले सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो कंक्रीट है इसमें अलग अलग मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिला करके कंक्रीट को तैयार किया जाता है। तो कंक्रीट में जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा सीमेंट। ये एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। तो यूनिट 1.1 में हम लोग सीमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एक आपको टर्म दिखाई पड़ रहा होगा ओपीसी। ये ओपीसी क्या है बच्चों? ओपीसी को हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें हम लोग इसके फाइननेस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि जो हमारी सीमेंट होती है कितना फाइन होता है। कहा जाता है कि अगर सीमेंट की फाइननेस जितनी ज़्यादा हो उतना ही सीमेंट अच्छा हो। फाइननेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर आप सीमेंट को अपने हाथ में लेकर के अगर टेस्ट करेंगे देखेंगे तो अगर उस सीमेंट में जितनी चिकनाहट होगी वो सीमेंट जो है उतना ही अच्छे क्वालिटी का होगा। सीमेंट में किसी भी प्रकार का लम्प्स नहीं होना चाहिए। लम्प्स कहने का मतलब बच्चों की आपने देखा होगा कि कई बार सीमेंट्स में छोटे छोटे मतलब एक दाने होते हैं, है ना, वो नहीं होने चाहिए। क्लियर है। उसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जब सीमेंट को हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, उसके सेटिंग टाइम को चेक करते हैं, है ना। तो सेटिंग टाइम की क्या प्रॉपर्टी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है कंक्रीट सॉरी सीमेंट का, उसके बारे में जानेंगे। एंड द लास्ट साउंडनेस टेस्ट, मतलब कि जब हम लोग सीमेंट में वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या उसके वॉल्यूम में चेंज होता है या नहीं होता है, इसके लिए हम लोग उसके साउंडनेस प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो ये सभी जो है हमारे सीमेंट के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं 1.2 में हम लोग टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सीमेंट को जांचने के लिए, चेक करने के लिए अलग अलग टाइप्स का टेस्ट करते हैं कि सीमेंट की क्वालिटी जो है ये अच्छी है या फिर नहीं है। इसके तहत हम लोग सबसे पहले फाइननेस टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में फाइननेस टेस्ट को किया जा रहा है। फाइननेस टेस्ट को करने के लिए हम लोग अलग अलग सीव का यूज़ करते हैं, है ना, और एक सीमेंट का सैंपल लेते हैं और उसके बाद उस सैंपल को अलग अलग के जो साइज के सीव होते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको पास करा करके फाइननेस टेस्ट को करते हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। जब हम लोग सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स कराते हैं देन फिर वहाँ पे हम लोग उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। उसके बाद सीमेंट का सेटिंग टाइम की टेस्टिंग करते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी टेस्ट के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म है स्टोरेज ऑफ सीमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि सीमेंट को स्टोर करने में क्या है, कैसे भी स्टोर कर लेंगे। नहीं, सीमेंट को भी स्टोर करने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर वे होता है जिसके तहत हम लोग सीमेंट को स्टोर करते हैं। अब मैं आपको एक बात बतलाता हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कंस्ट्रक्शन होता है, घर बनता है, तो जो भी सीमेंट की बोरी आती है उसे हम लोग डायरेक्टली फर्श पे नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि
यही ये जो स्टोरेज ऑफ सीमेंट है, इसी के तहत कि सीमेंट को स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। अगर हम लोग डायरेक्टली उसको फर्श पे रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो जो हमारा फर्श है वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सीमेंट है वो धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सीमेंट को स्टोर करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। नीचे हम लोग पहले से कोई लकड़ी का तख्ता या फिर कुछ और हार्ड मटेरियल रख देते हैं, जो कि जहाँ से मॉइस्चर जो है सीमेंट एब्जॉर्ब ना कर सके, या फिर सीमेंट को हम लोग दीवार से थोड़ा सा गैप बना के रखते हैं, क्योंकि जो सीमेंट है दीवार से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसका इफेक्ट क्या है ना, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट की स्टोरेज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम लोग अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, डायरेक्टली फर्श पे रख देंगे, तो सीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं सीमेंट के टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप्स के सीमेंट जो हैं हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो सीमेंट है इसे हमने ग्रेड के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जो कि एज पर IS स्पेसिफिकेशंस हैं एंड देयर फील्ड एप्लीकेशन। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हम लोग ग्रेड 33, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड में हमने इसको डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड 33, 43 एंड 53 ग्रेड। क्लियर है। उसके बाद पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट एंड वाइट सीमेंट, इन सभी अलग अलग टाइप्स के सीमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई पड़ रहा होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये क्या होता है, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वैसा होता है कि ये इसका सेटिंग टाइम जो है बहुत ही कम होता है, मतलब ये सीमेंट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते ही बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लो हीट सीमेंट है, जिसका कि सेटिंग टाइम काफ़ी मतलब काफ़ी देर पे ये जो है सीमेंट जो है वो हार्ड होता है। उसके बाद है हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसमें एल्यूमिना का जो कंस्टिट्यूएंट स्ट्रेंथ है वो जो कम वो है रेशियो ज़्यादा होता है। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, वाइट सीमेंट, तो ये सभी अलग अलग टाइप्स के सीमेंट है, जिसके बारे में हम लोग क्लास में डिटेल में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर सेकेंड, जिसमें हम लोग 2.1 में एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि जो कंक्रीट का एक सेकेंड मटेरियल है जिसको कि हम लोग कंक्रीट को बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे एग्रीगेट है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एग्रीगेट का सोर्स क्या है, कहाँ से ये एग्रीगेट आते हैं, है ना। इसका रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट, जो गुड एग्रीगेट होता है उसका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो एग्रीगेट की जो शेप है बहुत ज़्यादा राउंड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, तो इसीलिए हम लोग एग्रीगेट को इसके साइज के हिसाब से, इसके शेप के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2.2 की, जिसमें हम लोग फाइन एग्रीगेट की बात करते हैं, है ना। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइन एग्रीगेट है, जो कि एज पर लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइप के फाइन एग्रीगेट पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में बेसिकली आपको इस तरह के फाइन एग्रीगेट देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी और स्टेट में चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ अलग टाइप्स के फाइन एग्रीगेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। तो फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, साइज क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ना, बल्क डेंसिटी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्किंग एंड फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, और ग्रेडिंग जोन ऑफ सैंड क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 2.3, जिसमें हम लोग कोर्स एग्रीगेट के बारे में जानेंगे। कोर्स एग्रीगेट की क्या प्रॉपर्टीज है, साइज क्या है, शेप क्या है ना, सरफेस टेक्सचर क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, साउंडनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वर्क डेंसिटी, फाइननेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, क्रशिंग वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स एंड विथ स्पेसिफिकेशन। तो यूनिट नंबर 2.3 में हम लोग कोर्स एग्रीगेट के इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, है ना, और इसके स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कंक्रीट, है ना। तो अब जाके हमारा आया है कंक्रीट। कंक्रीट हम लोगों ने अभी जाना कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिला करके कंक्रीट को तैयार
किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अब बात करते हैं कि कंक्रीट की डेफिनेशंस क्या होगी। इसमें डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का क्या ग्रेड है, जैसे कि हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट हो गया, स्टैंडर्ड कंक्रीट हो गया, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है एज पर प्रोविजंस ऑफ IS 456/2000। तो जो भी हम लोग कंक्रीट पढ़ेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसमें हम लोगों को एक कोड को फॉलो करना है, उसके हिसाब से ही हम लोग सारा जो प्रोविज़न है वो लेंगे। वो कोड है हमारा IS 456/2000। क्लियर है बच्चों? तो इसी कोड के हिसाब से हम लोग अपना सारा डिज़ाइन वर्क जो है वो करते हैं। उसके बाद बात करेंगे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन, है ना। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड सी वाटर कंस्ट्रक्शंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 3.1 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है वाटर सीमेंट रेशियो। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे सीमेंट में मतलब वाटर सीमेंट का एक रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, तभी जो हमारी कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, है ना। अगर हमारी सीमेंट और वाटर की रेशियो जो है वो अच्छी अगर नहीं है तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ साथ कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद इसके तहत हम लोग टफ एब्रोम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पढ़ेंगे कि ये जो हमारा एब्रोम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ है, इसके अकॉर्डिंग, इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानेंगे कि जो सीमेंट कंक्रीट है उसमें वाटर सीमेंट का रेशियो कितना होना चाहिए। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, वो सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के जो कंक्रीट हैं उसके लिए अलग अलग मतलब डिफरेंट क्वांटिटी में वाटर सीमेंट रेशियो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन एज पर 456। तो अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट के लिए हमें अलग अलग क्वांटिटी में वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट है 3.3 में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्रेश कंक्रीट है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा वर्केबिलिटी टेस्ट कि कंक्रीट जो है इजी टू वर्केबल है कि नहीं है, उसके वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लम टेस्ट करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से कंक्रीट का स्लम टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट की कंक्रीट के वर्केबिलिटी में कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्लम कोन टेस्ट, ये हमारा स्लम कोन टेस्ट है, इसका स्लम कोन टेस्ट करेंगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करेंगे, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट करेंगे और वैल्यू ऑफ वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट वर्क्स, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस यूनिट में हम इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेड कंक्रीट कि जब कंक्रीट हमारा हार्ड हो जाता है तो उस हार्ड कंक्रीट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं कि कंक्रीट जब हार्ड हो जाता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंक्रीट जो है हल्का सा लोड करने पे ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं। उसके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्रीप में कुछ इस तरीके से उसकी जो क्रीप है वो नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट टिकाऊ होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। इस नहीं कि कुछ टाइम के बाद ही उसमें क्रैक्स वगैरह आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, श्रिंकेज जो है वो नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसकी अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए कि लोड करने पे वो कुछ इलास्टिक हो जाए और ब्रेक ना करे, है ना। तो उसमें इलास्टिसिटी इस तरीके से प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वाटर टाइटनेस होना चाहिए कि जो कंक्रीट है वो क्या हो जाए, वाटर को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर सीपेज ना हो, वो वाटर को रिपेल कर दे, है ना। तो इस तरीके से ये सभी जो प्रॉपर्टी है कंक्रीट में होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? 3.4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेड कंक्रीट, है ना, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमिएबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 जिसमें हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे कि कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग 4.1 में कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, इसकी ऑब्जेक्टिव, इसके मेथड क्या है मिक्स डिज़ाइन करने के, स्टडी ऑफ मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर बाय IS मेथड एज पर IS 10262, ओनली प्रोसीजरल स्टेप्स
तो कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए क्या क्या हम लोग करते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, वाटर लेते हैं, फाइन एग्रीगेट लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट लेते हैं, है ना, और फिर कुछ इसमें हम लोग एड मिक्सर को मिक्स करते हैं। तो इन सभी को मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद देन फिर हमारा कंक्रीट का जो मिक्स डिज़ाइन है वो तैयार होता है। अब ये जो मिक्स डिज़ाइन है ये अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं। ये जो हमारा मिनिमम ग्रेड है M5 का ग्रेड है, जिसमें हम इस प्रोपोर्शन रेशियो को फॉलो करते हुए अपनी कंक्रीट को तैयार करते हैं। तो M5, M7.5, M10, 15, M20, 25, M30 इन सभी अलग अलग टाइप्स के ग्रेड हैं। इनको मिक्स करने के बाद इस रेशियो में हमारा जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 4.2। इसमें हम लोग टेस्टिंग ऑफ हार्डनेट कंक्रीट की, जो भी हमारी कंक्रीट जब हार्ड हो जाता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप्स के टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, कंक्रीट क्यूब टेस्ट है एंड डिफरेंट एजेस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ कोरिलेशंस ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट का सिलेंड्रिकल टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टेस्ट है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल टेस्ट है और क्यूब टेस्ट है। तो इन सभी टेस्ट को कर करके हम लोग कंक्रीट के स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट का जो है दो तरीके से टेस्ट किया जाता है। एक हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, एक हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो अभी जो हमने देखा क्यूब टेस्ट, सिलेंड्रिकल टेस्ट, वो सब हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके उसकी टेस्टिंग करते थे। और ये हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, तो इसमें हम लोग मटेरियल को नुकसान पहुंचाए बिना उसके स्ट्रेंथ का टेस्टिंग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.3 में हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिबाउंडेड हैमर टेस्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिबाउंडेड इंडेक्स टेस्ट। इन सभी टेस्ट के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे कि आजकल बहुत बड़े बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे जो कंक्रीट की मिक्सिंग है की जाती है, तो किस तरीके से एक प्लांट में कंक्रीट तैयार किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो हमारा सीमेंट का ट्रक है आया और यहाँ पे इस प्लांट में जो हमारा पैनल है यहाँ पे सीमेंट को फिल कर दिया गया है उस तरीके से। उसके बाद फिर इस पैनल से सीमेंट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस चैम्बर में आकर के आ गया। देखिए इस चैम्बर में आकर के यहाँ पे सीमेंट जो है हमारा स्टोर हो गया। अब यहाँ से जो भी हमारे कोर्स एग्रीगेट है यहाँ पर इसको फिल किया गया है। तो कोर्स एग्रीगेट जो भी हमारा मटेरियल है उसका पहले हम लोग बैचिंग करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बैचिंग को इस तरीके से हाँ मटेरियल को यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट को फिल किया गया है। ये हमारा फाइन एग्रीगेट आ गया, सैंड आ गया। अब यहाँ पे दोनों मटेरियल का यहाँ पे मिक्सिंग होगा। अब देखिए यहाँ से सीमेंट जो है उस मिक्सर में मिलाया जा रहा है, जहाँ पे पहले से कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट मौजूद हैं और वाटर भी इसमें मिक्स कर दिया गया। अब देखिए किस तरीके से ये जो है मिक्स हो रहा है। देखिए इस तरीके से जो मटेरियल है कंक्रीट है बन के तैयार हो गया है और इसको फिर इस एजिटेटिंग ट्रक में फिल कर दिया गया है, ताकि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहाँ पे इस कंक्रीट मटेरियल को ले जा करके हम लोग वहाँ पे सप्लाई कर सकें। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है हमारी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट के वर्क को
किया जाता है। तो 5.1 में हम लोग कंक्रीटिंग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बैचिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, कंक्रीट की प्लेसिंग हो गई। कंक्रीट को प्लेस करने के लिए भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है कि इतने हाइट से हम लोग कंक्रीट को नहीं प्लेस करते हैं। अगर हम लोगों ने एक ज़्यादा हाइट से, एक लिमिट से ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को प्लेस किया तो वहाँ पे जो कंक्रीट के सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमारा एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, सब अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? कॉम्पैक्शन, कंक्रीट का प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करनी पड़ेगी एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट भी करना होगा। नेक्स्ट हमारा 5.2 में हम लोग जानेंगे कंक्रीट के फॉर्म वर्क के बारे में, कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें फॉर्म वर्क प्रोवाइड करना होता है। तो किस तरीके से हम लोग फॉर्म वर्क को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फॉर्म्स फॉर कंक्रीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क्स फॉर बीम। बीम के लिए अलग फॉर्म वर्क होता है, स्लैब के लिए अलग होता है, कॉलम्स के लिए अलग होता है। कौन कौन से हम लोग मटेरियल्स यूज़ करते हैं फॉर्म वर्क के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फ्रॉम वर्क। अब जो फॉर्म वर्क हम लोग लगाते हैं इसको हटाने का कितना टाइम होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो रिमूवल टाइम है शटरिंग का, फॉर्म वर्क का, ये हमारा एज पर IS 456/2000 जो कोड है उसके हिसाब से इसको लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हम लोग 5.3 में वाटर प्रूफिंग, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ वाटर प्रूफिंग, मेथड ऑफ वाटर प्रूफिंग और कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा एक छत है, इस छत में लीकेज की समस्या है, तो इस छत को वाटर प्रूफिंग बनाने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं और फिर अपने छत को वाटर प्रूफ बनाते हैं। नेक्स्ट है 5.4, इसमें हम लोग जॉइंट्स इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मेथड्स फॉर ज्वाइनिंग ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट, मटेरियल यूज्ड फॉर फिलिंग जॉइंट्स। जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो वो स्टेप बाय स्टेप में होता है। जैसे कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक बार कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए तो एक ही दिन में सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, नहीं, कंस्ट्रक्शंस को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है। तो जहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन बंद होता है उसके बाद दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच में एक जॉइंट्स होता है, तो उन जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5.4 में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 6, जिसमें हम लोग केमिकल एडमिक्सचर्स, स्पेशल कंक्रीट एंड एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जब कंक्रीट का बात किया था, उसके इंग्रेडिएंट का बात किया था, तो उसमें हमारा एक जो हमारा मटेरियल था वो एडमिक्सर भी था। तो इस यूनिट में हम लोग उसी एडमिक्सर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन टाइप से एडमिक्सचर होते हैं। जैसे कि हमारा फ्लाई एश हो गया, है ना, और भी हमारे जैसे कुछ और भी एडमिक्सर होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो कुछ हमारे केमिकल एडमिक्सचर होते हैं, है ना, उसके बारे में भी हम लोग इस यूनिट में जानेंगे। तो 6.1 में हम लोग एडमिक्सचर इन कंक्रीट, उसका पर्पस क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है ना, क्या एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स, जैसे कि सच एज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स एंड वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के कंक्रीट की। किसके बात करते हैं बच्चों? स्पेशल टाइप के कंक्रीट की। कि अभी तक हमने नॉर्मल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, है ना, तो कुछ अब ऐसे स्पेशल टाइप के भी कंक्रीट हैं जो कि यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक तरीके का लाइट वेट कंक्रीट है जो कि बहुत ही हल्का होता है और ड्यूरेबल भी होता है। और यहाँ पे आपके सामने एक सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है जो कि एक कंक्रीट का सबसे लेटेस्ट फॉर्म है। इसमें क्या इसकी खास बात ये है कि ये जो कंक्रीट है इसमें जो भी छोटे मोटे डिफेक्ट्स आते हैं जैसे कि क्रैक्स हो गया, है ना, इन सभी डिफेक्ट्स को ये जो कंक्रीट है खुद ब खुद अपने आप रिपेयर कर लेता है ना। जैसे कि मान लीजिए कंक्रीट है, कुछ टाइम के बाद इसमें हल्का सा क्रैक आ गया तो उस क्रैक्स को ये कंक्रीट खुद ही रिपेयर कर लेगा, इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। तो 6.2 में हम लोग स्पेशल कंक्रीट प्रॉपर्टीज, इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेशल कंक्रीट के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट, फाइबर इनफोर्स कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट एंड लाइट वेट कंक्रीट, ये सभी अलग अलग टाइप्स के स्पेशल कंक्रीट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारा हॉट वेदर कंक्रीट है और कोल्ड वेदर कंक्रीट है, कि जहाँ पे बहुत ठंडा
जगह है जहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा रहता है वहाँ पे किस टाइप का कंक्रीट यूज़ करते हैं, और जहाँ पे मौसम बहुत गर्म रहता है वहाँ पे किस टाइप का कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो कंक्रीट यूज़ किया गया है ये कोल्ड वेदर में यूज़ किया जाने वाला कंक्रीट है और ये हॉट वेदर में। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा कोल्ड वेदर कंक्रीट। तो इफेक्ट ऑफ कोल्ड वेदर कंक्रीट, कोल्ड वेदर ऑन कंक्रीट, मतलब कोल्ड वेदर का कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। प्रिकॉशंस क्या क्या हम लोग वहाँ पे लेते हैं वाइलिंग कंक्रीटिंग इन कोल्ड वेदर कंक्रीट एंड कंडीशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉट वेदर कंक्रीटिंग। इफेक्ट ऑफ हॉट वेदर ऑन कंक्रीट, हॉट वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है कंक्रीट पे, प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर कंडीशंस। तो अगर हम लोग हॉट वेदर कंडीशन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना होगा, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, ये था हमारा सिलेबस का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट। क्लियर है? तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, सिलेबस का ओवरव्यू हम लोगों ने देखा। अब फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।